हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी क्लास 10th का है। और ये एनसीईआरटी बीटीबीसी का बुक है और इसमें जो है एनसीईआरटी दोनों इंक्लूड किए हैं। बहुत ही लाजवाब बुक है और ये जो है एनसीईआरटी से आपको बहुत सारी जानकारियाँ ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए, एनसीईआरटी भी इसमें है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी का भी है। टोटल आप पढ़िएगा तो 126 पेज तक एनसीईआरटी है और उसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी बीटीबीसी का जो बातें दी गई है वो सारे बिहार की बातें आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि और बहुत ही सुंदर बुक है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे। टोटल जो है पहला खंड आपका ये भारत संसाधन एवं उपयोग का पहला खंड है। जो है खंड का है और इसमें आपको 5-7 खंड मिलेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें पूरा का पूरा भारत का संसाधन, इसमें खनिज जो भी है वो सारी बातें यहाँ पर आपको समाप्त हो जाएंगी इसी अध्याय में। आप ज्योग्राफी का जितना भी आप पढ़ें ना उतना एक अध्याय में आपको समाप्त हो जाएगा और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है लगभग पूछता नहीं है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। संसाधन का महत्व क्या है? संसाधन का महत्व, तो आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले ये सभी वस्तुएं क्या हैं? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हैं। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ के पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक मतलब ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, यदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गए और पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब जो है सभ्यता विकसित होती है। अतः अंततः मानवीय जीवन प्रवाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा है कि संसाधन, यहाँ पर समझिएगा कि वस्तुतः संसाधन का अर्थ होता क्या। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार का चित्रकारी, गायन का गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि उनके पास ज्ञान मतलब तकनीक होता है जिनके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा जो है भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यहाँ पर देख सकते हैं पिरामिड बनाया गया है। इसमें आपको समझना है कि ये मानव है। मानव पर्यावरण में, मानव प्रौद्योगिकी तकनीक में, मानव संस्थाएं में, ये समझ रहे हैं, मानव का पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्था सभी से संबंध है। और यहाँ पर देखेंगे कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक मेरुदंड, रीढ़ की जो है हड्डी होती है, मेरुदंड होती है। और संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में बिछड़ जाते हैं और इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है और किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश
जो है देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है और जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं जो है संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसी चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि तकनीक हो, संस्था हो और यहाँ पर पर्यावरण हो, सभी में मानव का सहयोग है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आधार दिया गया है कि संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, दूसरा है कि उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। 3 वर्गीकरण संसाधन के हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय है और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ पर डी नंबर एक और है जो विकास की स्थिति के आधार पर भी है, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। ये 4 आपको विकास के जो हैं वर्गीकृत किए गए हैं। संसाधन को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में, ये देख सकते हैं। चलिए अब जो है दिए गए चार्ट की मदद से हम इसको सामान्य रूप से समझेंगे। संसाधन ये है, एक प्राकृतिक है, एक मानवीय है। प्राकृतिक में नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और मानवीय में संरचनाएं और जो है मात्रा एवं गुणवत्ता। और यहाँ पर ये 2 यहीं पर सिमट गया। 2 यहाँ पर देखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। तो नवीकरणीय में सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया। और जो है नवीकरणीय 2 भाग में बटा, एक हो गया सतत अथवा प्रवाह जैसे कि पवन, जल, और एक हो गया जैव। जैव 2 भाग में बट गया, ये प्राकृतिक वनस्पति हो गया, एक वन्य हो गया। अनवीकरणीय जो हो गया वो अनवीकरणीय में एक पुनः चक्रीय जैसे कि धातु हो गया, और एक जो होता है अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, किरासन तेल, ये सारे हो जाते हैं जो अचक्रीय होते हैं। इसको फिर से आप नहीं जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। ये वर्गीकरण आपने देख लिया। संसाधन के प्रकार देखेंगे। यहाँ पर है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैव होते हैं और अजैव होते हैं। जैव किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अजैव में क्या हो जाएगा? तो अजैव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, ये अजैव संसाधन हो जाएगा। अब देखिएगा, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन है? नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। कौन कौन नवीकरणीय में क्या हो जाएगा? तो ऐसे संसाधन जिन्हें रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन प्राणी, ये नवीकरणीय हैं। और जिसे जो है जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस में कर देते हैं? सतत प्रवाह और जैव संसाधन, ऊपर में हमने देखा। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जैसे जो पुनर्चक्रीय नहीं होते हैं, एक बार प्रयोग हो जाने के साथ वे पुनः समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। और अगला है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक व्यक्तिगत है, सामुदायिक है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। देखेंगे व्यक्तिगत क्या होता है? तो व्यक्तिगत ऐसे संसाधन होते हैं किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, निजी होता है ना, जिसके बदले हुए सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड हो गया, भूखंड हो गया, घर हो गया, अन्य जायदाद हो गया, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि जो है इत्यादि भी ऐसे संसाधन हैं जो कि व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व रखता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं किसी खास समुदाय के
पत्र में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँव में चारण भूमि हो गया, शमशान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, ये सारे के सारे सामुदायिक संसाधन हैं। नगरीय क्षेत्र में जो है, नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन क्या होते हैं? सार्वजनिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होता है, खेल मैदान होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में आप देखते हैं। ये संसाधन जो है संबंधित समुदाय के लोगों के लिए जो है सर्व सुलभ होते हैं। अब देखेंगे तीसरा में राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। आपने अपने गांव में या आप जो है आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास है। क्या आप जानते हैं कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। कितना? 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन होता है, चाहे वो खनिज हो, जल संसाधन, वन हो, ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र राजनीतिक सीमा के अंतर्गत। अब जो है हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। देखिए, क्या आप जानते हैं किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जिनका उत्खनन गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक जो है इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया। ये संभाव है, मतलब हो सकता है। और यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। अब है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका जो है सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उनकी जो है संभाव्यता पर निर्भर है। तीसरा है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं और उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो हाइड्रोजन हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये जो है उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक जल और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। लेकिन उच्च तकनीक के अभाव के कारण ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप भी करता है कि अपने आसपास के क्षेत्रों को संभाव्य जो है उसको ढूंढिए, सूची बनाइए। अगला है कि संचित कोष संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन का जो है भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग जो है प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं और वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन या बांधों में जल के रूप में संचित है। अब देखेंगे यहाँ पर जो संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण
उपयोग जो है हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। अगला है कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अभिप्राय जो है अपरिहार्य है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता एवं अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या पर्याप्त है। यहाँ जो है कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब हैं, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। ये याद रखना है, चूना पत्थर और पाइराइट। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जहाँ जो है शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों में अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, जहाँ यहाँ पर जो है जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों का समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यक है। अगला है कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे? तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप से बांटकर जो है अध्ययन किया जा सकता है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना, सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। यहाँ पर तीसरा है कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। चौथा है राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। और अगला है पॉइंट कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। अब जो है आगे देखेंगे, पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। अब किसी भी इकाई का विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। संसाधनों का संरक्षण देखेंगे कैसे होगा, तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्थानों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। आप संसाधन का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, विवेकपूर्ण कर रहे हैं कि एकदम धड़ल्ले से जा रहा है, ये अगर कर रहे हैं तो ये संरक्षण नहीं। अगर आप संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो ये संरक्षण कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे प्रदेशों को ज्ञात कीजिए जहां संसाधन की दृष्टि से संपन्न एवं आर्थिक रूप से विपन्न है। ऐसे प्रदेश का नाम बताने के लिए कहता है। तो आप बिहार को भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे कि प्राचीन काल
से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। और इन जो है संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। देखिएगा, महात्मा गांधी का विचार पूछ देता है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये महात्मा गांधी का विचार था। मेधा पाटेकर का नाम तो याद ही रखना है आपको। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटेकर याद रखना है। अभी भी जिंदा हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है मर गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है अगले साल। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन से, सुंदरलाल बहुगुणा किससे? चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर की जो है कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। गांधी जी जो है, जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का अस्थायी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। ये विरोधी थे। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोढ़ से बचाया जा सके। उनका मानना था कि इस प्रक्रियाओं में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लगेगा। यहाँ पर लिखा गया, क्या आप जानते हैं कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, रॉबर्स इकोनॉमी कहा जाता है। और एक बात और यहाँ पर है कि क्या आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉट होम, याद रखना, स्कॉट होम 1972 विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। और इसी सम्मेलन के पश्चात बाद में जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस। किसके बाद बनता है? तो स्कॉट होम जो है में शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में होता है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए। यहाँ पर देखिएगा कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। किसने किया? सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण के लिए जो है संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं, सर्वप्रथम करता है कौन? तो 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। और देखिएगा यहाँ पर तो वकालत कर दी है। अब 1974 ईस्वी में जो है सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। कहाँ पर हुए? स्मॉल इज ब्यूटीफुल में 1974 में जो है इनका गांधी जी का विचार प्रकाशित होता है सुमशेर की पुस्तक में। नाम क्या था? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इससे सतत विकास इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है शुरू हो गया, सतत विकास। और इसी रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य मतलब आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। से भी जो है इस रिपोर्ट के बाद क्या होता है? तो हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर का जो है दस्तावेज प्रकाशित होता है। और रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, कहाँ पर है? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इसी संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। अब ब्राज़ील वाला बात आपको याद रखना है। यहाँ पर रियो डी जेनेरो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब होता है? तो 1992 में। और यह जो है पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ
में एक सुनियोजित प्रयास था। पुनः 1997 में एक होता है, पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो 92 में होता है, सबसे पहले कहाँ, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में है, और 1992 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है 1997 में न्यूयॉर्क में। कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है 2002 में जोहान्सबर्ग में। पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो है विस्तार होता है। और पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास। 3 पृथ्वी सम्मेलन याद रखना है, हम एक एक तौर के बताते हैं। पहला याद रखना है, रियो डी जेनेरो, ब्राजील, सर्वप्रथम 1992 में आयोजित किया गया पहला पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क में होता है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में ये आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। ये याद रखनी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा है। तो संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और यह जो है संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है? प्रकृति प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव, मतलब संसाधन की अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। मानव जो है ये संसाधन का बहुत ही उपयोग किया और पर्यावरण समस्या देखने को अभी आपको मिल रही है। व्यक्ति के लालच, लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया। और संसाधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, खास लोगों के हाथों में आने से समाज 2 अस्पष्ट भागों में, संपन्न एवं विपन्न में बट गया। 2 अस्पष्ट भाग, संपन्न एक हो गया और एक विपन्न जिसके पास कुछ नहीं। देखिए, संपन्न लोगों द्वारा यथार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का जो है विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदाक्षरण, भूमि विस्थापन और अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे परिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर पर्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। और यहाँ पर आगे है कि उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही जाती है और इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। अब यहाँ पर स्मरणीय तथ्य जो है हमने ऊपर में आपको बताया भी और यहाँ से आपको याद भी रखना है। बहुत ही बार ये सारे के सारे जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये आपको घुमा फिरा कर पूछता ही है। याद रखना है, हम एक बार यहाँ से एकदम धीरे से पढ़ेंगे और साथ साथ 2 बार 3 बार बोलते चलेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून कब होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरो में किया गया। रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया। कब से कब किया गया? 3 से 14 जून 1992। याद हो गया होगा। चलिए, जिसमें विकासशील जो लोग थे, विकासशील देशों और विकसित देशों, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने लगभग 178, कितना ये भी पूछ देता है, कितना प्रतिनिधि, तो 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र समझौता किए गए। ये भी पूछता है कि रियो जो है घोषणा पत्र किस सम्मेलन में
तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में रियो तो जान रहे हैं, जगह का नाम है रियो डी जेनेरो, जगह का नाम है। और यहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर रियो घोषणा समझौता 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किया गया। हमने यहाँ पर बहुत बार आपसे डिस्कस किया, आपको याद हो गया होगा शायद। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि दूसरा कार्यक्रम होता है कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है। एजेंडा 21 नाम रखिएगा याद, एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म समझ गए होंगे आप, UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हिंदी का नाम याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के जो है तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक पत्र घोषणा, मतलब एक घोषणा पत्र है जो कहाँ पे, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ रियो डी जेनेरो में, इसमें जो है 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृति दिया गया। और इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। विश्व पर्यावरण जो है कोष की स्थापना होती है 21 एजेंडा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब दूसरा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये जो होता है ये होता है 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में, हमने ऊपर भी पढ़ा न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में होता है, ये याद रखना है। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था और एक ये जो है 5 साल बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मूल्यांकन करने के लिए जो है यह 5 साल बाद शुरू होता है और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि +5 सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है। कब होता है, तो 23 से 27 जून 1997 को होता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना क्योटो सम्मेलन वाला, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्योटो वाला देखिए, क्योटो सम्मेलन जो होता है वो दिसंबर 1997 में, द्वितीय जो है पृथ्वी सम्मेलन 97 जून में होता है, तो वही दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन होता है। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया। क्योटो कहाँ है, जापान में है और इसलिए क्योटो सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। इसमें 159 देश भाग लिया। इसमें 6 गैसों जो कि CO2, मीथेन, NO2, HFC पर और फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य जो है अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। और जो है इससे मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियला समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है, जा सकता है। मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ था 1987 का विस्तार, यही जो है क्योटो सम्मेलन 1997 को माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं, तो विश्व जो है पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। 6 गैस याद रखना है, कौन है, CO2 है, मीथेन है, NO2 है, HFC है, फ्लोरोकार्बन है और जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड है। और यह जो है कहाँ होता है, क्योटो में होता है, इसलिए क्योटो सम्मेलन के नाम से। और यहाँ पर 8% जो है कौन करेगा, यूरोपीय संघ करेगा उत्सर्जन। और
7% अमेरिका करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका 6% जापान, ये कटौती के लिए सहमत हो जाता है। और यह जो है मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से भी, इसको विस्तार के नाम से भी माना गया। जो मॉन्ट्रियल होता है वो 1987 में होता है, और इसको जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यह आयोजन जो होता है आपको 97 तीन जो है 5-5 साल को आप कन्वर्ट करते जाइएगा, ठीक है, 5-5 साल में जो है आप ऐड करते जाइए। एक तो 92, 97, 2002। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 साल जो है होता है, तो 10 साल बाद 26 अगस्त, ये 2 तो जून में हो रहा है लेकिन ये अगस्त में हो रहा है, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। एक जो होता है कहाँ पर होता है, रियो डी जेनेरो में, एक होता है न्यूयॉर्क में, एक होता है जोहान्सबर्ग में। तीनों का नाम याद रखना है। तीसरा जो होता है जोहान्सबर्ग में। और इस सम्मेलन में जो है पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन पर जो है सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। और इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, मतलब ये नवीकरणीय संसाधन होता है, आप इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो आपने ऊपर पढ़ा ना, डाकुओं का जो है अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से होता है, संसाधन के विदोहन से किया जाता है। अनियोजित विदोहन, संसाधन के अनियोजित विदोहन, कोई नियोजन नहीं है, इससे आप काम कर रहे हैं। नियोजित होता है तो वो अच्छा से होता है, जो आप हाँ इतना जो है, अब देखते हैं कि कोई भी काम किया जाता है तो आप उसको नियोजित ढंग से करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय आपदा निहित है। राष्ट्रीय आपदा जो निहित है वो 12.2 किलोमीटर तक जो है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा संपदा निहित है, तो ये संपदा जो है निहित है 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव में अब नहीं है, और ये चैप्टर जो है का आपका समाप्त होता है। अब जो होगा शुरू होगा आपका इसमें संसाधन में पहला प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और टोटल 126 पेज, 13 पेज ही भी समाप्त हुए हैं, 126 पेज समाप्त करने हैं जल्द ही। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, हम टीचर के लिए ही नहीं, आपको हर एग्ज़ाम के लिए कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।